आप सबका हमारे चैनल पर। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने किए थे कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ प्रोनाउन जो रिलेटेड थे प्रॉपर नाउन से। अब हम करेंगे सम अदर इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ नाउन जो टोटली बेस्ड हैं सम अदर टाइप्स, यानी कि बाकी सब टाइप्स जो हम लोगों ने प्रोनाउंस की पढ़ी थी उस पर। तो बात करेंगे सबसे पहले इंडेफिनिट प्रोनाउन की। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन मैंने आप लोगों को बताया था कि वो प्रोनाउन है जो किसी भी डेफिनेट नाउन को रेफर नहीं करता, यानी कि भी किसी भी डेफिनेट नाउन की बात नहीं करता, नाउन की बात करता है इन जनरल। ठीक है, अब इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन कौन से हैं और उन्हें हमें कैसे यूज करना है सेंटेंस में, हम वो समझेंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे समवन, समबॉडी, समथिंग, anyone, anybody, anything, no one, nobody, nothing, everyone, everybody, everything, right। उसके बाद some other जैसे कि all, some, none, ये सब भी क्या है, ये सब क्या है, इनडेफिनेट प्रोनाउन। इसके अलावा एक और वर्ड जो मैंने आपको बताया था वो है वन। ठीक है जी, ये सब है इनडेफिनेट प्रोनाउंस। अब इन्हें यूज कैसे किया जाता है वो हम समझेंगे। ठीक है, अब जब भी इनडेफिनेट प्रोनाउन किसी भी प्रोनाउन को रेफर करता है, ठीक है, तो हमें पता है वो किसी भी नाउन को इन जनरल रेफर करता है, किसी पर्टिकुलर नाउन की बात नहीं करता। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो किसी पर्सन को रेफर कर रहा है, यानी कि किसी ऐसे नाउन को रेफर कर रहा है जो लिविंग है, या फिर किसी ऐसे नाउन को रेफर कर रहा है जो नॉन लिविंग है, या फिर वो किसी मेल को रेफर कर रहा है, या फिर किसी फीमेल को रेफर कर रहा है। हम लोग को ये तो पता नहीं चल सकता क्योंकि ये इनडेफिनेट है, डेफिनेट नाउन को रेफर नहीं कर रहा है। तो उसके लिए हमें ध्यान में रखना है कि लिविंग की बात की गई है तो हमें कौन सा इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ करना है, नॉन लिविंग की बात की गई है तो हमें कौन सा इंडेफिनेट प्रोनाउन यूज़ करना है। तो जो भी इंडेफिनेट प्रोनाउंस में वन, समबडी, एनीवन, anybody, no one, nobody, everyone, everybody, जिनके साथ वन और बडी लगा होता है वो हमेशा रेफर करते हैं लिविंग नाउन्स को। ठीक है जी, ये हो गया पॉइंट नंबर वन। अब बात करें जिनके साथ लगा है समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, ये जिनके साथ थिंग लगा है, थिंग मतलब कि कोई भी थिंग, तो ये किसे रेफर करेंगे, थिंग्स को, यानी कि ये रेफर करेंगे नॉन लिविंग नाउन्स को। ये है पॉइंट नंबर वन। नाउ पॉइंट नंबर टू, अगर ये लिविंग्स को रेफर कर रहे हैं तो हम इन्हें जेंडर क्या देंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब भी लिविंग्स का जेंडर इनडेफिनेट होता है उस वक्त आप किसे प्रेफरेंस देते हैं, मैस्कुलिन जेंडर को, राइट। तो दैट मीन जब भी समवन, समबडी, एनीवन, एनीबडी कुछ भी लगा होगा, प्रेफरेंस किसे दी जाएगी, मैस्कुलिन जेंडर को। अब बात की जाए जो नॉन लिविंग्स हैं, नॉन लिविंग्स के साथ हमें पता है हम कौन सा जेंडर यूज़ करते हैं, हम जेंडर यूज़ करते हैं न्यूटर जेंडर। तो इनके साथ यूज़ किया जाएगा इट, यानी कि न्यूटर जेंडर। ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट, बात की जाए कि इनके साथ हम वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, समवन, समबडी, समथिंग, एनीवन, एनीथिंग, इनके साथ वर्ब कैसे यूज़ की जाएगी। तो इन नाउन्स के साथ, इन इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर ही यूज़ की जाती है। ठीक है जी, वर्ब सिंगुलर ही होगी। ठीक है, बात की जाए ऑल, सम की, तो ये लिविंग्स को भी रेफर करते हैं, नॉन लिविंग से को भी रेफर करते हैं। ठीक है, जैसे मैं बोलूं ऑल माय मनी, ठीक है, मैं लिख दूं सम ऑफ माय मनी। ठीक है, ऑल माय फ्रेंड्स, सम ऑफ माई फ्रेंड्स। अब एक यहाँ पर यूज हुआ है रेफर करने के लिए फ्रेंड्स को, अनदर सेंटेंस में यूज हुआ है रेफर करने के लिए मनी को। तो मनी नॉन लिविंग है, फ्रेंड्स लिविंग है। दैट मीन्स सम और ऑल लिविंग्स को भी रेफर करते हैं, नॉन लिविंग्स को भी रेफर करते हैं। बात की जाए नन की, तो नन रेफर करता है सिर्फ पर्सन्स को, यानी कि लिविंग्स को। ठीक है गाइज, उसके बाद एक और वर्ड जो मैंने आप लोगों को बताया है वन। वन को आप कैसे यूज करेंगे, जैसे हम बोलते हैं ना वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स। अब वो वन क्या है, किसी कोई एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, वो हम एक
जनरल वे में बोलते हैं कि एक इंसान को ऐसा करना चाहिए, राइट। तो वन भी किसके लिए यूज होगा? लिविंग्स के लिए, पॉइंट नंबर 1। लेकिन इसके साथ जेंडर की बात की जाए तो हम हिम, हिज ऐसे जेंडर्स नहीं यूज करते, यानी कि मैस्कुलिन जेंडर यूज नहीं करते। जेंडर की बात की जाए तो वन ऑलवेज रिपीट करता है खुद को, ऑलवेज रिपीट्स इटसेल्फ। जैसे मैं कुछ ऐसा बोलूं, वन शुड डू हिज ड्यूटी और वंस ड्यूटी। तो आप क्या चूज करेंगे? वन शुड डू हिज ड्यूटी और वन शुड डू वंस ड्यूटी। आप चूज करेंगे वन शुड डू वंस ड्यूटी। इसके साथ हम लोग मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर का यूज नहीं करते हैं। वन हमेशा खुद को ही रिपीट करता है। और बात की जाए वर्ब की, तो वर्ब भी इसके साथ सिंगुलर ही यूज होगा। ठीक है गाइस, तो ये है सम ऑफ द इनडेफिनेट प्रोनाउंस एंड इनके यूजेज। अब समझिए सेंटेंसेस में हम कैसे यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। अब फर्स्ट सेंटेंस में कुछ ऐसा लिखूं, एवरीवन शुड डू देयर ड्यूटी। ठीक है जी, सेंटेंस नंबर 1। सेंटेंस नंबर 2, वन शुड respect his parents. Sentence number 3, someone have left her bag here. ठीक है जी, तो ये है 3 सेंटेंसेस। जल्दी से रीड कीजिए सेंटेंसेस को और फाइंड आउट कीजिए कि जो पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आप लोगों को इनडेफिनेट प्रोनाउन से रिलेटेड बताए, क्या वो सही है या नहीं। सो फर्स्ट सेंटेंस रीड करें तो फर्स्ट सेंटेंस में बोला गया एवरीवन शुड डू देयर ड्यूटी। अब मैंने आपको पहला पॉइंट ही ये बताया कि जब भी एवरीवन, एवरीबडी, समवन, समबडी ऐसे प्रोनाउंस यूज किए जाते हैं तो इनके साथ जेंडर कौन सा यूज किया जाता है? मैस्कुलिन जेंडर, क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं। हाँ, चाहे बात की जाए समवन की या फिर बात की जाए एवरीवन की। एवरीवन को लेकर बहुत से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि एवरीवन सबकी बात की गई है तो हम क्यों ही बोल रहे हैं, उसको क्यों हिज रेफर कर रहे हैं? क्योंकि ये सभी डेफिनेट प्रोनाउंस डेफिनेट नहीं है, किसी एक को पर्टिकुलरली रेफर नहीं कर रहे हैं, ये इनडेफिनेट हैं, जनरल वे में रेफर किए गए हैं। इसीलिए हम इनके साथ मैस्कुलिन ही यूज करेंगे और इनको हमेशा सिंगुलर ही मानेंगे। ठीक है, तो समवन, एवरीवन शुड डू his duty is the correct sentence. Now in the second sentence, one should respect his parents. Again मैंने अभी आप लोगों को बताया था one हमेशा खुद को रिपीट करता है, तो one should respect one's parents. Third sentence, someone has left her bag here. अब someone है तो पहले तो हमें verb singular रखनी है, बताया था। उसके बाद person यानी कि प्रोनाउन की बात की जाए कि कौन सा पर्सनल प्रोनाउन यूज होगा तो वो होगा his। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? someone has left his bag here. अब आते हैं नेक्स्ट रूल पे, जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन से रिलेटेड। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब हमने पढ़ा था तो हमने समझा था ये वो प्रोनाउंस हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। कौन कौन से प्रोनाउंस डिस्ट्रीब्यूटिव में आते थे? जैसे ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर, राइट। अब हम पढ़ेंगे कि ईदर, नीदर, ईच, एवरी सेंटेंस में यूज कैसे हो सकते हैं। अब मैं कुछ ऐसा लिखूं, चलिए पहले पॉइंट फॉर्मेशंस देखते हैं, नंबर 1, नंबर 2। ठीक है, कुछ सेंटेंस फॉर्मेशंस देखते हैं कि कैसे इन्हें यूज किया जाता है। पहले तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच, एवरी, ईदर, नीदर में से कोई भी, उसके इमीडिएटली आफ्टर वो नाउन है जिसको वो रेफर कर रहे हैं, जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, तो वो नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा। अगर इमीडिएटली आफ्टर है तो सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगा, एंड नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी यूज होगी? सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होगी। ये है सेंटेंस फॉर्मेशन 1। सेकेंड सेंटेंस फॉर्मेशन, अगेन एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ईच, ईदर, ईदर, नीदर, कुछ भी, उसके बाद इमीडिएटली नाउन नहीं है, लगा है ऑफ द। ऑफ द के बाद दिया गया है नाउन, तो वो नाउन होगा प्लूरल फॉर्म में। ठीक है गाइस, अब नाउन होगा प्लूरल फॉर्म में, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, वर्ब फिर भी कैसा होगा? वर्ब फिर भी होगा सिंगुलर फॉर्म में। अब वर्ब
फिर भी सिंगुलर फॉर्म में क्यों होगा? क्योंकि यहाँ नाउन प्लूरल है। ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस बात तो ग्रुप की करते हैं, बात तो ग्रुप एज इन रेफर तो एक ग्रुप को करते हैं, लेकिन ग्रुप के एक एक मेंबर को पॉइंट आउट करते हैं वन बाय वन। अब ग्रुप में से जब एक एक की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स उसका एक्शन सिंगुलर फॉर्म में जताया जाएगा। एक्शन जो है यानी कि वर्ब जो है वो भी सिंगुलर ही होगा। एग्जाम्पल्स देती हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे पॉइंट्स। मैं कुछ ऐसा लिखूं, ईच बॉय और बॉयज is or are हार्ड वर्किंग। हर एक लड़का हार्ड वर्किंग है। ठीक है जी। सेंटेंस फॉर्मेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन दिया गया है, उसके बाद नाउन और उसके बाद वर्ब। तो नाउन कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। नाउन सिंगुलर तो वर्ब कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? ईच बॉय इज हार्ड वर्किंग। ईच की जगह मैं एवरी लगा दूं तो भी एवरी बॉय इज हार्ड वर्किंग आएगा। इधर लगा दूं तो ईदर बॉय इज हार्ड वर्किंग, नीदर लगा दूं तो नीदर बॉय इज हार्ड वर्किंग। ठीक है गाइस। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ईदर हमेशा किसे रेफर करता है? टू नाउन्स को। ठीक है, जब भी दो नाउन के बीच की बात हो रही है, दो में से एक चॉइस करने के लिए हम ईदर को यूज करते हैं। नीदर भी दो नाउन्स को ही रेफर करता है। नीदर का मतलब है दोनों में से एक भी नहीं। और ईच और एवरी की बात की जाए तो ये दो या दो से ज्यादा नाउन्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये था फर्स्ट पॉइंट। अब देखते हैं सेकेंड। अब बोला गया है, इसी सेंटेंस को मैं कुछ ऐसे लिख दूं, ईच ऑफ द बॉय और बॉयज is or are हार्ड वर्किंग। सेंटेंस सेम था लेकिन फॉर्मेशन डिफरेंट कर दी। अब है ईच ऑफ द, तो नाउन कैसा होगा? प्लूरल, क्योंकि ऑफ द के लिए हमें ज्यादा में से चूज करना पड़ेगा। तो करेक्ट क्या होगा? ईच ऑफ द बॉयज इज हार्ड वर्किंग। जैसे कि मैंने बताया, ईच ऑफ द बॉयज का मतलब क्या है कि बहुत सारे बॉयज में से एक एक लड़का। तो इसीलिए वर्ब कैसी होगी? वर्ब होगी हमेशा सिंगुलर गाइस। ठीक है, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ईदर और नीदर का यूजुअली जो जनरली हम यूज करते हैं वो हमेशा दो को ही रिप्रेजेंट करता है। तो कभी भी सेंटेंस में ईदर और नीदर दिखें दो से ज्यादा नाउन्स के लिए, जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, ईदर ऑफ द 5 partners are at daggers drawn। ठीक है जी, ये है सेंटेंस, ईदर ऑफ द 5 पार्टनर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन। अब हमें किसकी बात की गई है? 5 पार्टनर्स की। लेकिन जैसे कि यूजर से मैंने आप लोगों को बताया, ईदर का यूज हम सिर्फ 2 के लिए करते हैं। तो यहाँ पर ईदर को रिप्लेस करोगे या 5 को रिप्लेस करोगे? ऑब्वियसली हम लोग 5 को तो चेंज नहीं कर सकते, हम यहाँ 5 की जगह 2 तो नहीं कर सकते। सेंटेंस का मतलब ही चेंज हो जाएगा, जो सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी गई है वही चेंज हो जाएगी। आप सेंटेंस का इंफॉर्मेशन, उसका मीनिंग चेंज नहीं कर सकते हो। आपको एरर स्पॉटिंग में सिर्फ सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करना है। ठीक है गाइस, तो ईदर को आप लोग किससे रिप्लेस करोगे? यहाँ पर ईच से रिप्लेस करोगे। ऐसा क्यों करोगे? ऐसा इसीलिए क्योंकि हमें पता है ईच और एवरी 2 या 2 से ज्यादा की बात करते हैं। तो सेंटेंस करेक्ट कैसे होगा? ईदर ऑफ ईच ऑफ द 5 पार्टनर्स आर एट डैगर्स ड्रॉन। और अगर यहाँ पे दिया होता नीदर की जगह ईदर, सॉरी ईदर की जगह दिया होता नीदर, तो आप क्या करते? फिर 5 को रिप्लेस करते? नहीं करते ना। तो नीदर की जगह आप लोग क्या लगाते? नन, क्योंकि नन भी रेफर करता है 2 या 2 से ज्यादा को। तो ईदर रिप्लेस होगा ईच से, नीदर रिप्लेस होगा नन से जब भी मोर देन 2 नाउन्स के लिए वो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है। ठीक है गाइस, तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट रूल पर, जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन से रिलेटेड। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, नाउन्स में रेसिप्रोकेट करने के लिए यूज होता है। कौन कौन से थे रेसिप्रोकल प्रोनाउन? वन इज ईच अदर, अनदर वन इज वन अनदर। अब क्या डिफरेंस है ईच अदर और वन अनदर में? अक्सर यूज करते हैं ईच अदर वन अदर, हम लोग जनरली भी यूज करते हैं, राइट। तो क्या डिफरेंस है ईच अदर में एंड वन अनदर में? डिफरेंस ये है कि जब भी बात हो रही है 2 के बीच की, 2 नाउन्स के बीच की, जैसे आप और मैं बातचीत कर रहे हैं तो मैं क्या बोलूंगी? वी आर टॉकिंग टू ईच अदर, वी टू आर टॉकिंग टू ईच अदर। ठीक है, अब आप
मैं, आपके पेरेंट्स, ठीक है, आपके ब्रदर सिस्टर, हम सब लोग, अब जैसे बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे हैं तो मैं और आप सभी लोग क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, राइट। अब सिर्फ दो नहीं है, दो से ज़्यादा हैं, तो उस वक्त हम क्या बोलेंगे, वी ऑल आर टॉकिंग टू वन अनदर। उस वक्त हम यूज़ करेंगे वन अनदर का। दैट मीन्स वन अनदर का यूज़ कब किया जाता है, जब भी नाउन्स मोर देन टू। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल लिखूं, द टू बॉयज are fighting with each other or one another. We all should respect one another or each other. We are discussing the issue with वन अनदर। ठीक है जी, ये 3 सेंटेंसेस हैं, 3 फिलर्स हैं बेसिकली। जल्दी से बताइए फर्स्ट फिलर में क्या होना चाहिए। द टू बॉयज आर फाइटिंग, क्या बोला गया है, टू बॉयज, टू है तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, ईच अदर, राइट। इन द सेकेंड सेंटेंस, वी ऑल शुड रिस्पेक्ट, हम सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए, किसका, एक दूसरे का। वी ऑल शुड रिस्पेक्ट वन अनदर। नाउ इन द नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर डिस्कसिंग द इशू विथ। अब यहाँ पर वी आर बोला गया। अब वी जो है वो दो भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, तो हम इसको हमेशा एक जनरल क्राइटेरिया लेकर चलेंगे। अब वी स्पेसिफाई नहीं किया है, दो है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, वन अनदर। जब भी स्पेसिफाई होगा, स्पेसिफाइड होगा कि दो ही हैं, उसी वक्त आप क्या चूज़ करेंगे, ईच अदर। अदरवाइज आप लोग यूज़ करते हैं जब ऐसे वर्ड्स देते हैं वी, दे, तो ये क्या है, ये प्लूरल प्रोनाउन, नाउन्स को रेफर करते हैं, तो इसीलिए हम लोग वन अनदर ही मानकर चलेंगे। ठीक है गाइस, तो ये है यूजेज ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब नेक्स्ट रूल है रिलेटेड टू डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम लोगों ने समझा था कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस हैं जो इशारा करने के लिए, किसी भी नाउन की तरफ इंडिकेट करने के लिए, उसकी तरफ पॉइंट आउट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कौन कौन से थे, जैसे दिस, दीज, दैट एंड दोज, यही थे, राइट। तो इनका यूजेज हम कब करते हैं, एक तो हमें पता है पास में है तो हम दिस बोलेंगे, ज़्यादा है तो दीज बोलेंगे, दूरी पर है तो दैट बोलेंगे, ज़्यादा है तो दोज बोलेंगे। ये तो है बेसिक यूजेज। कई बार सेंटेंस में हम इन्हें इंडिकेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं एक पर्टिकुलर नाउन को, और वो नाउन कैसा होगा, जिसकी सेंटेंस में रेपिटेशन की गई है, यानी कि एक रिपीटेड नाउन को हमें रिप्लेस करने के लिए हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो उस नाउन की तरफ इशारा करता है। अब देखते हैं सेंटेंसेस में कैसे। मैं कुछ ऐसा लिखूं, द रोड्स ऑफ आवर सिटी आर बेटर देन द रोड्स ऑफ आवर सिटी। ये है आपका सेंटेंस। ठीक है जी, क्या यहाँ पर कोई भी नाउन जिसकी बात की जा रही है वो आपको रिपीटेड फॉर्म में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, और वो क्या है, रोड्स, कि हमारी सिटी की रोड्स तुम्हारी सिटी की रोड्स से क्या है, बेटर है, यही बोला गया है ना। तो यहाँ पर हमें ऑब्वियसली नाउन रिपीट हुआ है तो हमें उसकी रेपिटेशन को अवॉइड करना है। तो यहाँ पर रोड्स की बात की गई है, इंट्रोड्यूसिंग नाउन है, ठीक है। द रोड्स ऑफ आवर सिटी आर बेटर देन, अगर मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिख दूँ, those of your cities, those of your city, तो उस वक्त क्या यहाँ पर दोज का यूज़ करना सही होगा, बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर जब मैं दोज यूज़ करूँगी तो दोज इशारा किसकी तरफ कर रहा है, इन रोड्स की तरफ। साथ ही साथ इस पर्टिकुलर नाउन जिसकी बात की जा रही है उसकी रेपिटेशन को भी अवॉइड कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं दैट, दोज, ऐसे वर्ड्स का नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए। एक और सेंटेंस में कुछ ऐसा लिख दूँ, climate of Kashmir is better than climate of Jammu। ठीक है जी, मैं लिख दूँ क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज बेटर देन क्लाइमेट ऑफ जम्मू। अब जल्दी से बताइए कि क्या ये सेंटेंस सही है और इस पर्टिकुलर सेंटेंस में कोई भी रेपिटेशन आप लोगों को दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, और रेपिटेशन क्या है, क्लाइमेट का, राइट।
अब इसे अवॉइड करने के लिए आप लोग क्या यूज करेंगे, एक इंडिकेटिव प्रोनाउन यानी कि एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब यहाँ पर हम दोज का यूज तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्लाइमेट एक सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के लिए हम कभी भी दोज यूज नहीं करते। दोज का यूज किया जाता है प्लूरल नाउन को इंडिकेट करने के लिए, राइट। इसीलिए यहाँ पर क्लाइमेट को रिप्लेस किया जाएगा किससे, दैट से। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज बेटर देन दैट ऑफ जम्मू। ठीक है गाइस, तो दिस इज द रूल ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब नेक्स्ट टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने आप लोगों को बताया था, वो प्रोनाउन है जो एक सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे आई को क्या रिफ्लेक्ट करेगा, माई सेल्फ। यू को क्या रिफ्लेक्ट करेगा, योर सेल्फ। अब यू जो है वो प्लूरल भी हो सकता है, तो योर सेल्फ्स भी हो सकता है। वी, आवर सेल्व्स, एटसेट्रा। ठीक है, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज तब किया जाता है जब भी एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग हो और हमें एक सब्जेक्ट को बिहेव करवाना हो एज एन ऑब्जेक्ट। यानी कि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स के साथ करते हैं, ऐसे वर्ब्स के साथ जिनके साथ सेंटेंस में उनका ऑब्जेक्ट बताना इंपॉर्टेंट होता है। और जब उनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता तो हम सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कब बनाया जाता है, उनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस का यूज करके। तो कुछ ऐसे वर्ड्स जैसे कि एंजॉय, प्राइड, acquit, apply, resign, reconcile, avail, amuse, hurt, cheat, etc. ठीक है गाइस, ये वर्ड्स जब भी इनके साथ सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग होता है, यानी कि इनका ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है, तो हम सब्जेक्ट को ही क्या बना देते हैं, ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, उस सब्जेक्ट का रिफ्लेक्सिव यूज करके। समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। मैं कुछ ऐसा लिखूं, आई enjoyed देयर। ठीक है जी, आई enjoyed द पार्टी। दो सेंटेंसेस लिखे, आई एंजॉयड देयर एंड आई एंजॉयड द पार्टी। जल्दी से बताइए, क्या दोनों सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट गिवन है? सेकेंड सेंटेंस की बात करें तो हमें ऑब्जेक्ट गिवन है, बिल्कुल गिवन है, ऑब्जेक्ट है द पार्टी। जिन लोगों को नहीं पता कि हम सेंटेंस में कैसे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट गिवन है या नहीं, उन लोगों को मैं बता दूं कि ऑब्जेक्ट हमेशा आंसर करता है व्हाट का और whom का। यानी कि सब्जेक्ट ने कोई काम किया, क्या काम किया, वो काम क्या होगा, व्हाट का आंसर। ठीक है ना, और वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ने कोई काम किया, किस पर किया, किसके साथ किया, यानी कि whom का आंसर देने वाले वर्ड्स भी क्या होंगे, ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, आई लाइक फूड, आई लाइक यू। ठीक है जी, अब आई लाइक व्हाट, फूड, तो फूड क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। आई लाइक whom, आई लाइक यू, तो यू किसका आंसर कर रहा है, whom का। फूड किसका आंसर कर रहा है, व्हाट का। तो यहाँ पर फूड और यू क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं। उसी तरह से अब इस सेंटेंसेस पे आते हैं, आई enjoyed what, द पार्टी, दैट मीन्स द पार्टी क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई enjoyed देयर किसका आंसर करे कि मैंने वहां इंजॉय किया। क्या वहां व्हाट का आंसर कर रहा है, नहीं कर रहा। क्या देयर whom का आंसर कर रहा है, नहीं कर रहा। देयर किसका आंसर कर रहा है, वेयर का। आई इंजॉय कहाँ पर, वहां पर, यानी कि देयर। तो वेयर का आंसर तो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। दैट मीन्स इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। और जब इन वर्ड्स के साथ ऑब्जेक्ट, इन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट गिवन नहीं होता, उस वक्त हम इनके साथ क्या यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। अब इंजॉय देखा जाए तो इन वर्ड्स की कैटेगरी में आ रहा है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा तो हम लोग क्या लगाएंगे, रिफ्लेक्सिव लगाएंगे। तो इस सेंटेंस को आप लोग करेक्ट कैसे करेंगे, आप इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। आप लिखेंगे आई इंजॉयड, आई का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, माई सेल्फ देयर। ये होगा इस पर्टिकुलर सेंटेंस का करेक्शन, आई इंजॉयड माई सेल्फ देयर। अब माई सेल्फ कौन है,
इस आई का ऑब्जेक्ट एज वेल एज इसका रिफ्लेक्स। ठीक है गाइस, अब कुछ अदर एग्जांपल्स देखते हैं और समझते हैं कि कैसे ये वर्ड्स यूज हो सकते हैं जब हम इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। अब सम अदर सेंटेंसेस देखते हैं। मैं कुछ ऐसा लिखूं, आई प्राइड ऑन बीइंग एबल टू वर्क अंडर प्रेशर टू। ठीक है कि भाई मुझे बहुत गर्व है कि मैं अंडर प्रेशर भी काम कर सकता हूं। ठीक है, सेकेंड सेंटेंस, यू शुड अवेल टू दिस अपॉर्चुनिटी। सेकेंड सेंटेंस कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी खुद को उपलब्ध, यानी कि खुद को इस अपॉर्चुनिटी का अवेल करवाना चाहिए, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। अवेल का मतलब क्या है? फ़ायदा उठाना, है ना। तो मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, यही बोला गया है। अब सबसे पहले तो हम लोग क्या देखें, वर्ब्स हैं प्राइड एंड अवेल। ये दोनों ही उन वर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं जिनके साथ हम रिफ्लेक्सिव का यूज़ करते हैं। और कब करते हैं? जब ऑब्जेक्ट मिसिंग नहीं होता। दैट मीन्स हमें यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है कि ऑब्जेक्ट गिवन है या नहीं। अब प्राइड के बाद क्या दिया गया है? ऑन। अवेल के बाद क्या दिया गया है? टू दिया गया है, यानी कि यहाँ पर प्रेपोजिशंस दिए गए हैं। और प्रेपोजिशंस कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ना तो प्रेपोजिशंस व्हाट का आंसर करते हैं, ना ही प्रेपोजिशंस whom का आंसर करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था? प्रेपोजिशंस क्या बताते हैं? पोजीशन, प्लेस। दैट मीन्स वो किसका आंसर करते हैं? वेयर का। वेयर किसका आंसर करता है? WHERE। किसका आंसर करता है? वेयर, कहाँ, जगह की बात बताता है। तो जगह की बात बताने वाले वर्ड्स क्या होते हैं? प्रेपोजिशंस। तो प्रेपोजिशंस व्हाट और whom तो कभी भी नहीं हो सकते, राइट। दैट मीन्स इनके साथ ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है। और जब इनके साथ ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो आप लोग क्या करेंगे? इनके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। कैसे? आई प्राइड myself on being able to work under pressure too. Second sentence, you should avail yourself to this opportunity. अब ये सेंटेंस होगा करेक्ट, पहले ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट था। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है गाइस। उसी से आपको समझ में आएगा कि सेंटेंस करेक्शन हमें करना कैसे एक्चुअली। तो ये है करेक्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस एंड करेक्ट फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब बात करें कुछ एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस में हम ये समझेंगे कि कुछ ऐसे वर्ब्स भी होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिनके साथ हम लोग कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ नहीं कर सकते, जिनके साथ हम माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ ये सब यूज़ नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से वर्ड्स हैं ऐसे? जैसे स्टॉप, मूव, टर्न, व्हीट, बेथ, ड्रेस, undress, hide, rest, qualify, etc. ठीक है जी, ये वो वर्ड्स हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट गिवन हो या ऑब्जेक्ट ना गिवन हो फर्क नहीं पड़ता, इनके साथ आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को कभी भी यूज नहीं करोगे। अब बात की जाए वर्ड स्टॉप की, मैं कुछ ऐसा लिखूं, आई स्टॉप्ड माई सेल्फ। ठीक है जी, मैंने खुद को रोक लिया। ठीक है, अब मैं सिर्फ इतना लिखूं आई स्टॉप्ड, तो क्या उससे भी समझ में नहीं आता कि मैं रुक गई, है ना, मैं रुक गया, मैं रुक गई। तो मैं ऐसा क्यों बोलूं कि मैंने खुद को रोका? जब मैं सिंपली बोल रही हूँ आई स्टॉप तो भी तो समझ में आता है मैं ही रुका, मैं ही रुकी। तो इसके साथ ये एक्स्ट्रा वर्ड की मुझे ज़रूरत क्या है, जब इतने पार्ट से ही मुझे सेंटेंस का मीनिंग क्लियर हो रहा है। तो दैट मीन्स इसके साथ मुझे इसका ज़रूरत नहीं है। ठीक है गाइस, अब बात करें जैसे कि वर्ड मूव की, आई मूव्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को मूव किया, मैंने खुद को मूव किया। अब जब मैं ऐसा बोलूँ आई मूव्ड, ठीक है, मैंने मूव किया, आई मूव से भी तो मुझे पता चलता है मैंने ही मूव किया। तो मैं ऐसा क्यों बोलूँ मैंने खुद को ही मूव किया, ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। दैट मीन्स मुझे यहाँ पर माई सेल्फ की ज़रूरत नहीं है, आई मूव्ड बोलूँ उतना ही काफ़ी है। बहुत कॉमन एग्जाम्पल जैसे कि रेस्ट। अब आप लोग संडेज को रेस्ट करते हैं, कोई भी छुट्टी है आप लोगों को, आप लोग रेस्ट करते हैं, तो आप लोग क्या बोलते हैं?
मैंने रेस्ट किया या मैंने खुद ही रेस्ट किया। ऑब्वियसली आप लोग बोलेंगे हम तो बोलते हैं मैंने रेस्ट किया, जिससे ये क्लियर होता है कि जब मैं बोलता हूँ मैंने रेस्ट किया तो रेस्ट तो एक इंसान खुद ही करता है, कोई और तो करेगा नहीं उसके लिए, ना ही वो रेस्ट वो किसी और के ऊपर करेगा, है ना। दैट मीन्स जो एक्शंस एक पर्सन खुद ही करता है उसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है उस एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, उनके साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये है कुछ एग्जाम्पल। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोनाउन। जी हाँ, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप है क्योंकि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें प्रोनाउंस में से आए तो वो ज़्यादातर रिलेटिव प्रोनाउंस में से ही देखे गए हैं। और रिलेटिव प्रोनाउंस जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कौन कौन से वर्ड्स हैं, हु, whom, which, whose, that and what। ये सब है क्या, ये सभी हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। जब ये बिहेव करते हैं कंजंक्शंस की तरह किसी भी पार्ट ऑफ सेंटेंस को रिलेट करने के लिए, उस वक्त हम इन्हें क्या कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है गाइस, तो अब हम समझेंगे वन बाय वन इन सब को यूज़ कहाँ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन हु एंड हूम। हु एंड हूम को हम कब और कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बात करूँ अगर हु और हुम की, तो एक पॉइंट जो आप लोगों को याद में रखना है कि हु और हुम हमेशा पर्सन्स के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, हु और हुम आप किसी भी एनिमल को, किसी भी नॉन लिविंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। आप इसे हमेशा पर्सन्स के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो प्रोनाउन है जो सिर्फ पर्सन्स को ही रेफर करता है। ठीक है, यह है पॉइंट। अब बात की जाए हु की, तो हु उस पर्सन को रेफर करता है जो बिहेव करता है एक सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह। सब्जेक्ट यानी कि एक्शन करने वाला पर्सन। बात की जाए हुम की, तो हुम मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हुम किसका आंसर करता है, ऑब्जेक्ट का। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम लोगों ने पढ़ा, तो हुम हमेशा किसे रेफर करेगा, एक ऐसे पर्सन को जो एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है गाइज, अब कुछ देखते हैं एग्जाम्पल्स और समझते हैं हु और हुम के बीच का डिफरेंस। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, शी इज द girl who or whom has always helped me। ठीक है जी। Now the second sentence, she is the girl who or whom I have helped। ठीक है जी। अब दोनों सेंटेंसेस रीड कीजिए और डिफरेंस समझिए कि कहाँ पर ये गर्ल एक सब्जेक्ट की तरह बिहेव किया है और कहाँ पर एक गर्ल एक ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव किया है। क्योंकि मैंने बताया था कि ये सभी वर्ड्स किसे रिलेट करते हैं, अपने एंटीसीडेंट को, यानी कि इनसे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन दिया जाता है ये उससे रिलेट करते हैं दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस से। तो यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या है, यहाँ पर एंटीसीडेंट है गर्ल। अब ये गर्ल फर्स्ट सेंटेंस में पहले तो पता कीजिए सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो बात की गई है शी इज़ द गर्ल हु और हुम हैज़ ऑलवेज हेल्प्ड मी। ये वही लड़की है जिसने हमेशा मेरी मदद की है। एक्शन क्या है, मदद करना, और वो एक्शन किसने किया है, इस गर्ल ने। एक्शन करने वाला पर्सन एक गर्ल है, दैट मीन्स ये गर्ल क्या हुई, सब्जेक्ट। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या चूज करेंगे, हम लोग यहाँ पर चूज करेंगे हु का। तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, शी इज द गर्ल हु हैज ऑलवेज हेल्प्ड मी। ठीक है जी। अब नेक्स्ट सेंटेंस, शी इज द गर्ल हु और हुम आई हेल्प्ड। ये वही लड़की है जिसकी मैंने मदद की है। ठीक है जी। अब यहाँ पर एंटीसीडेंट अगेन द गर्ल है। एक्शन करने वाला कौन है, हेल्प करने वाला कौन है, शी या आई। क्लियरली समझ में आता है कि एक्शन करने वाला आई है और हेल्प किसकी की गई है, शी की, गर्ल की। आई हैव हेल्प्ड द गर्ल, तो वो द गर्ल क्या हुई, एक ऑब्जेक्ट हुई क्योंकि आई ने मदद की है इसकी। हुम का आंसर कौन कर रहा है, द गर्ल। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, हुम यूज होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, शी इज द गर्ल हुम I have helped। So this is the basic difference between who and whom। तो अब हम लोग समझेंगे यूजेज ऑफ वर्ड whose, कि whose का यूज हम एज रिलेटिव प्रोनाउन कब यूज करते हैं। अब बात करें whose की, तो whose प्रोनाउन के केस में बताता है पोजेशन।
अब पोजेसिव प्रोनाउंस भी हम लोगों ने पढ़े थे, जैसे कि माई, माइन, हिज, हर, हर्स, देयर, देयर्स, ये सब पोजेसिव प्रोनाउंस थे। अब पोजेशन रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा बताता है, वो बताता है हुज। और जैसे कि मैंने आप लोगों को एक पॉइंट बताया था नाउन में भी कि पोजेशन हमेशा ही कौन बता सकता है, लिविंग्स, है ना। दैट मीन्स हुज एक ऐसे एंटीसीडेंट के साथ यूज होगा जो क्या होगा, एक ऐसे एंटीसीडेंट के साथ यूज होगा जो एक पर्सन होगा, या फिर आई कैन से जो लिविंग होगा। लिविंग एज एन एनिमल भी हो सकता है ना, एनिमल भी तो लिविंग है, हक जता सकता है। लेकिन जब कोई एंटीसीडेंट नॉन लिविंग होगा तो क्या उस वक्त हम उसके साथ हुज यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, जब वो नॉन लिविंग नाउन का सेंटेंस में क्या हुआ होगा, पर्सोनिफिकेशन। अभी समझे आप समझेंगे इन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स को हम लोग सेंटेंसेस में। मैं कुछ ऐसा लिखूं, द डॉग हुज कलर इज ब्लैक इज मैट। ठीक है जी, ये हो गया सेंटेंस 1। द गर्ल हुज ड्रेस इज पिंक is very pretty. Sentence 2. Now the third sentence. Is a river whose origin is a conflict. ठीक है जी, ये है 3 सेंटेंसेस। अब फाइंड आउट कीजिए कि क्या ये तीनों सेंटेंसेस में हुज का यूजेज सही है या नहीं। तो फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पर बात की गई है डॉग की, जिसका कलर ब्लैक है, वो पागल है ना, यही बोला गया है। तो दैट मीन्स डॉग क्या है, लिविंग, इसके साथ हम हुज का यूज कर सकते हैं। सेकेंड सेंटेंस, द गर्ल हुज ड्रेस इज पिंक इज वेरी प्रिटी, वो लड़की जिसकी ड्रेस पिंक है वो बहुत ही प्रिटी है ना। अब यहाँ पर कौन सा एंटीसीडेंट है, एक लिविंग है, एक गर्ल है, दैट मीन्स हम इसके साथ भी हुज का यूज कर सकते हैं। नाउ इन द थर्ड सेंटेंस, द गंगा इज अ रिवर हुज ओरिजिन इज अ कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर एंटीसीडेंट क्या है, रिवर, और रिवर कौन सी है, गंगा। अब यहाँ पर गंगा रिवर की बात की गई जो एक नॉन लिविंग है, रिवर है तो नॉन लिविंग ही होगी, और यहाँ पर उसके साथ यूज किया गया है हुज का। दैट मीन्स हुज का यूज हम नॉन लिविंग्स के साथ तो नहीं कर सकते, कब कर सकते हैं, जब उसे पर्सोनिफाई किया जाता है। तो यहाँ कहीं आपको दिख रहा है गंगा में कोई ऐसी क्वालिटी की बात की गई है, ऐसी एबिलिटी की बात की गई है इस पर्टिकुलर रिवर में जो ह्यूमन लाइक हो, नहीं की गई। दैट मीन्स यहाँ पर हुज का यूजेज इसके साथ इनकरेक्ट है। अब आप इस पर्टिकुलर सेंटेंस को करेक्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, चलिए देखते हैं। मैं कुछ ऐसा लिखूं, द गंगा इज अ रिवर। अब मुझे पता है मैं इसके साथ हुज यूज नहीं कर सकती क्योंकि ये नॉन लिविंग है, और मैंने आप लोगों को बेसिक्स में बताया था कि विच हम कब यूज करते हैं, विच हम लोग यूज करते हैं थिंग्स के लिए। या तो हम विच को यूज करते हैं किसके लिए, चॉइस के लिए, जब हमें ज्यादा में से चूज करना हो, या फिर हम चूज करते हैं विच को किसके लिए, थिंग्स के लिए, जब हमें थिंग्स को रेफर करना हो। तो इसीलिए हम कैसे लिखेंगे, द गंगा इज अ रिवर origin of which is a conflict. The Ganga is a river, origin of which is a conflict. अब यहाँ पर जब हमने which लगाया तो which रेफर कर सकता है नॉन लिविंग्स को, तो इसीलिए अब ये सेंटेंस होगा करेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन पर, दैट इज which। अब बात की जाए विच को एज अ कंजंक्शन, एज रिलेटिव प्रोनाउन यूज करने की, तो विच रेफर लिविंग्स के भी करता है। जब भी बात हो किसकी, चॉइस की, ज़्यादा लिविंग्स में से हमें चुनना हो तो उस वक्त हम विच को यूज करते हैं, और ये नॉन लिविंग्स को भी एज रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। मैं कुछ ऐसा लिखूं, आई डोंट नो dash of the 2 boys were fighting।
मुझे नहीं पता इनमें से कौन से दो लड़के लड़ाई कर रहे थे। ठीक है जी। अब यहाँ पर ब्लैंक दिया है, ब्लैंक फिल करने के लिए मैंने आपको सभी रिलेटिव प्रोनाउंस का ऑप्शन दे दिया। आपके पास हु भी है, हुम भी है, विच भी है, हुज भी है, दैट भी है और व्हाट भी है। तो आप लोग क्या चूज करेंगे? अब आपने बोला कि मुझे नहीं पता दोनों में से कौन सा लड़का लड़ाई कर रहा था, कौन सा लड़का, यानी कि आपको क्या करना है, दोनों में से चूज करना है। तो जब चूज करना है तो बॉयज के लिए आप लोग क्या चूज करेंगे? विच। यहाँ पर हम ऐसा तो नहीं बोल सकते आई डोंट नो हु ऑफ द टू बॉयज, आई डोंट नो whom of the two boys, I don't know that of the two boys, नहीं बोल सकते ना। तो जब चॉइस की बात आती है हम किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं which का। अब बात करें नॉन लिविंग थिंग्स की, ठीक है, तो मैं कुछ ऐसा लिखूं, दिस इज द मूवी डैश आई सॉ येस्टरडे। ठीक है जी, ये वही मूवी है जो मैंने कल देखी थी। तो यहाँ पर मूवी क्या है? नॉन लिविंग, तो दैट मीन्स मैं यहाँ पर विच का यूज़ एज रिलेटिव प्रोनाउन कर सकती हूँ इस पर्टिकुलर नाउन, इस पर्टिकुलर एंटीसीडेंट को इस सेंटेंस से ज्वाइन करने के लिए। तो सेंटेंस क्या होगा? दिस इज द मूवी विच आई सॉ येस्टरडे। तो ये है यूज ऑफ विच, जिसे हम लिविंग्स के साथ यूज कर सकते हैं चॉइस के लिए, एज वेल एज नॉन लिविंग्स के साथ भी एज रिलेटिव प्रोनाउन हम लोग यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं दैट की, दैट रिलेटिव प्रोनाउन की। दैट की बात की जाए तो दैट लिविंग्स के साथ भी यूज होता है। दैट लिविंग्स यानी कि पर्सन्स और एनिमल्स, पर्सन्स एंड एनिमल्स, और दैट नॉन लिविंग्स के साथ भी यूज होता है। यानी कि दैट एक सेंटेंस में हु, whom एंड विच को रिप्लेस कर सकता है, क्योंकि हु और हुम हमें पता है हम लिविंग्स के साथ यूज़ करते हैं, विच हमें पता है हम लिविंग नॉन लिविंग दोनों के साथ ही यूज़ करते हैं, और दैट इन तीनों को ही रिप्लेस कर सकता है। लेकिन दैट को यूज़ करने के कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं, कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जो अभी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट, जब भी एक पर्सन के साथ, एक नाउन के साथ एक सेंटेंस में क्या दिया हो? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। अब बात ये आती है कि एडजेक्टिव क्या है, सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव क्या है? तो एडजेक्टिव हम उन वर्ड्स को बोलते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, यानी कि वो वर्ड्स जो आपको किसी भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं। जैसे मैं बोलूँ ही इज़ अ गुड बॉय, अब ही इज़ अ बॉय, ये इंफॉर्मेशन आपके पास तो है, लेकिन वो कैसा है? गुड। ये किसने बताया? ये बताया गुड वर्ड ने। ही इज़ अ गुड बॉय, वो उसकी क्वालिटी बताई, वो कैसा है आपको ये बताया, तो वो क्या होगा? वो होगा एक एडजेक्टिव। अब किसी की भी क्वालिटी मॉडिफिकेशन 3 डिग्रीज में बताई जाती हैं, और वो डिग्रीज होती हैं पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री जब भी किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज़ की जाए उसके साथ हम लोग दैट का यूज़ करते हैं। डिग्रीज के बारे में एक छोटा सा आप लोगों को रिव्यू दे दूँ, थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि डिग्रीज, फर्स्ट डिग्री जैसे कि पॉजिटिव डिग्री का हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हम सिर्फ एक नाउन को क्वालिफाई कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला ही इज़ अ गुड बॉय, गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री। अब बात आती है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव यानी कि कंपैरिजन। तो जब भी हम नाउन्स या प्रोनाउंस के बीच में कंपैरिजन करते हैं उस वक्त क्वालिटी हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में बताते हैं। जैसे गुड की कंपैरेटिव डिग्री होती है बेटर। अब मुझे बोलना हो तुम गुड बॉय हो, यू आर अ गुड बॉय, तुम इससे ज़्यादा अच्छे हो, तुम अच्छे हो, यू आर अ गुड बॉय, तुम इससे ज़्यादा अच्छे हो, तो मैं क्या बोलूँगी? यू आर बेटर देन ही इज़, ऐसा ही बोलूँगी, राइट। तो सेकंड क्वालिटी यानी कंपैरिजन करने के लिए तुम्हारे और किसी और में मैंने यूज़ किया बेटर का। अब मुझे बोलना हो तुम्हारा कोई कंपैरिजन नहीं है, तुम सबसे ज़्यादा अच्छे हो, उस वक्त मैं क्या बोलूँगी? उस वक्त मैं यूज़ करूँगी सुपरलेटिव डिग्री का। सुपरलेटिव डिग्री यानी कि वैसी डिग्री जो सुपर होती है, उससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है जी। तो सुपरलेटिव डिग्री गुड की क्या हुई? बेस्ट। गुड, पॉजिटिव डिग्री, बेटर, कंपैरेटिव डिग्री एंड द बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री जब भी किसी नाउन के साथ यूज़ की जाती है उसके साथ हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हो तो वो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होगा? दैट। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, मैं कुछ ऐसा लिखूं, अभी हम लोगों ने लिखा था दिस इज द मूवी विच आई सॉ येस्टरडे, उसी सेंटेंस को मैं कुछ ऐसा लिखूं, दिस इज द बेस्ट मूवी विच I saw yesterday.
अब मुझे बताइए, सेंटेंस तो सेम है, डिफरेंस क्या है कि इस नाउन की मैंने क्वालिटी बता दी, एक एडजेक्टिव लगा दिया जो सुपरलेटिव डिग्री में है। तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन विच का यूजेज सही है, यूजेज सही नहीं है। अब आप विच को किससे रिप्लेस करेंगे गाइस, आप विच को रिप्लेस करेंगे दैट से, ठीक है। जब तक यहाँ पर लिखा था दिस इज द मूवी विच आई सॉ येस्टरडे, ये सेंटेंस सही था, लेकिन अब मैंने इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री लगा दी, दिस इज द बेस्ट मूवी दैट आई सॉ येस्टरडे। तो जब भी किसी भी लिविंग या नॉन लिविंग के साथ सुपरलेटिव डिग्री लगी जाती है तो उस पर्टिकुलर एंटीसीडेंट के साथ हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन विच, हु, हुम नहीं, दैट का यूज करते हैं। अब हु हुम का भी एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं ऐसा लिखूं, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट boy who has topped in our college। ठीक है जी, ये सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बॉय है जिसने कॉलेज टॉप किया है। अब किसने कॉलेज टॉप किया है, बॉय ने। तो बॉय क्या है, एक सब्जेक्ट, दैट मीन्स आप बोलोगे यहाँ पर हु होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग ध्यान से सेंटेंस पढ़े तो यहाँ लिखा गया है मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, द मोस्ट इंटेलिजेंट। द मोस्ट इंटेलिजेंट क्या हुआ, सुपरलेटिव डिग्री। तो जब किसी लिविंग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हुआ है उस वक्त आप हु नहीं, आप क्या यूज़ करते हैं, दैट यूज़ करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर द मोस्ट नहीं लगा होता, ही इज़ द बॉय और ही इज़ द इंटेलिजेंट बॉय लगा होता, उस वक्त आप लोग हु ही यूज़ करते। ये डिफरेंस है हु, हुम, विच और दैट के यूजेज में। ठीक है गाइस, अब देखते हैं पॉइंट नंबर 2। जब भी कुछ ऐसे वर्ड्स आपको किसी भी नाउन के साथ दिखें, जैसे ऑल, द सेम, द ओनली, लिटिल, मच, एवरीथिंग, नथिंग, एटसेट्रा। ठीक है जी, जब भी किसी नाउन प्रोनाउन के साथ आपको ऐसे वर्ड्स दिखें और उसके साथ आपको यूज़ करना हो कोई रिलेटिव प्रोनाउन, चाहे वो पर्सन को रेफर कर रहा है, लिविंग को रेफर कर रहा है, नॉन लिविंग को, एनिमल को, किसी को भी रेफर कर रहा है, उस वक्त भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन दैट का यूज़ होता है। जैसे मैं कुछ ऐसा लिखूं, माई फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग dash he had। मेरे पिताजी ने, मेरे फादर ने मुझे वो सब कुछ दे दिया जो भी उनके पास था। अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में देखा जाए तो एंटीसीडेंट क्या है, एवरीथिंग। एवरीथिंग यानी कि जैसे मैंने बताया एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है जो थिंग्स को रेफर करता है और इन वर्ड्स की कैटेगरी में भी आता है। उसके साथ आप लोग क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। तो क्या होगा, माई फादर हैज़ गिवन मी एवरीथिंग दैट ही हैड। सेकेंड सेंटेंस देखिए, मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा था, जैसे शी इज द सेम गर्ल डैश हैज हेल्प्ड मी। अब जब हमने कुछ ऐसा ही सेंटेंसेस हु और हुम के यूज़ में किया था तो हमने यहाँ पर यूज़ किया था हु का। लेकिन अब हम लोग ध्यान से देखें तो हमें इस गर्ल के साथ क्या दिया हुआ है, द सेम गर्ल, यानी कि ये इन वर्ड्स की कैटेगरी में आता है। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, शी इज द सेम गर्ल दैट हैज़ हेल्प मी। यहाँ पर आप हु नहीं दैट को यूज़ करोगे। तो ये वो पर्टिकुलर पॉइंट्स है जहाँ पर दैट से रिप्लेस किया जाता है किसे, हु, हुम या फिर विच को। अब बात आती है वर्ड व्हाट की, रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट की। तो गाइज अभी तक हमने जो प्रीवियस रिलेटिव प्रोनाउंस किए उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा कि ये रिलेटिव प्रोनाउंस किसी भी एंटीसीडेंट को कंबाइन करते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस से। लेकिन क्या हो अगर सेंटेंस में एंटीसीडेंट ही नहीं दिया गया, यानी कि कोई भी ऐसा नाउन नहीं दिया गया जिसे आपको ज्वाइन करना है अनदर पार्ट ऑफ सेंटेंस से, तो उस वक्त आप कैसा रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे, उस वक्त यूज़ करेंगे आप लोग व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन का। जी हाँ, व्हाट का यूज़ कब किया जाता है, जब कोई भी एंटीसीडेंट एक सेंटेंस में नहीं दिया जाता और उस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ सेंटेंस को आपको दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस से कंबाइन करना है। कुछ एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो हम कर रहे हैं यूज़ ऑफ व्हाट। मैं कुछ ऐसा लिखूं, आई डोंट नो डैश यू आर टॉकिंग
अबाउट, मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। अब क्या ऐसा बोलना ही सही होगा? आई डोंट नो यू आर टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नो हु यू आर टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नो विच यू आर टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नो दैट यू आर टॉकिंग अबाउट नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये सभी को यूज़ करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर नाउन चाहिए जिसको ये ज्वाइन करेगा। अब यहाँ पर वैसा कोई नाउन है ही नहीं, यहाँ पर वैसा कोई एंटीसीडेंट नहीं है, तो हम किसका यूज़ करेंगे? व्हाट का। आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। एक और सेंटेंस लिखूं, आई डिड नॉट लाइक डैश ही सेड, मुझे नहीं पसंद आया जो उसने कहा। आई डिड नॉट लाइक, क्या यहाँ पर कोई भी एंटीसीडेंट, कोई भी नाउन दिया गया है? नहीं दिया गया। कोई भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया। तो जब नहीं दिया गया तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे व्हाट का। आई डोंट नो, आई डोंट लाइक, आई डिड नॉट लाइक व्हाट ही सेड। तो ये है यूजेज ऑफ व्हाट एज रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि जब एंटीसीडेंट नहीं दिया होता उस वक्त हम लोग यूज़ करते हैं व्हाट का। जब एंटीसीडेंट दिया होता है तो उस वक्त हम यूज़ करते हैं हु का, जब सब्जेक्ट है, whom का जब ऑब्जेक्ट है और दोनों ही पर्सन्स होने चाहिए, which का थिंग्स के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, पर्सन्स के लिए भी, ठीक है। whose का जब भी पोजेशन बताना हो, एंड दैट का मैंने बताया रिप्लेस करता है हु, whom, which को कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स के साथ, जैसे सुपरलेटिव डिग्री और कुछ लिस्ट भी मैंने आप लोगों को दिया था, ठीक है गाइस। तो ये है सभी इंपॉर्टेंट रूल्स विद ऑल द टाइप्स ऑफ प्रोनाउन।